तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो गुजरात। जी हां, गुजरात के नए वजीर आला भूपेंद्र पटेल की पूरी नई टीम ने आज वजारत के ओहदे और राजदारी का हलफ लिया और इस दौरान 24 अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया है। इनमें 10 कैबिनेट और 14 वजीर ममलिकत है। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी वज़रा को मुबारकबाद पेश की और साबिक वजीर आला विजय रूपाणी की 22 वज़रा वाली पूरी टीम नई कैबिनेट से बाहर हो गई। इनमें साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल भी शामिल है। मौजूदा कैबिनेट में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघानी, राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, किरीट सिंह राणा को काबीना वजीर बनाया गया है, जबकि हर्ष सांघवी, ब्रजेश मिर्जा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी, निमेशा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना, विनोद भाई मोराडिया को वजीर ममलिकत बनाया गया है। केरल की तर्ज पर हुए इस बदलाव में किसी भी मुस्लिम लीडर को जगह नहीं मिल सकी है। ऐसे में पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबके विश्वास पर भी सवाल उठने लगा है। तो सवाल यह भी है कि क्या यह नारा सिर्फ यूपी बिहार जैसी रियासतों के लिए दिया गया है, और अगर नहीं तो गुजरात कैबिनेट बनाने के दौरान इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। आज का मुद्दा में इसी मौजू पर चर्चा होगी, जहां पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। गुजरात में साबिक सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के महज 24 घंटे में ही बीजेपी ने रियासत को उसका नया सीएम दे दिया। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र पटेल को इत्तेफाक राय से कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया और अब उनके कंधों पर ही गुजरात की तरक्की की जिम्मेदारी है। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। गुजरात के इख्तिदार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले भूपेंद्र पटेल कौन हैं, ये भी जान लीजिए। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया असेंबली हलके से रुकने असेंबली हैं। इसी सीट से गुजरात की साबिक सीएम आनंदीबेन पटेल इलेक्शन जीतती रही हैं। आनंदीबेन के गवर्नर बनने के बाद भूपेंद्र पटेल इस सीट से चुनाव लड़े थे। 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। भूपेंद्र पटेल एक इंजीनियर हैं और पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। भूपेंद्र पटेल को मुंतखब कर बीजेपी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो पार्टी के एक आम कारकुन को भी खास बना देती है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने गुजरात में अपनी इंतखाबी बिसात को भी सजाना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी ने पाटीदार समाज पर फोकस किया है, क्योंकि गुजरात की कुल आबादी में करीब 14% पाटीदार हैं और गुजरात के 21% वोटर पाटीदार ही हैं। गुजरात की 70% सीटों का नतीजा पाटीदार बदल सकते हैं। पाटीदार समाज को रिझाने के लिए बीजेपी का ये बड़ा कदम जरूरी भी था, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ वक्त से रियासत का पाटीदार समाज पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा था। 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीती, जबकि 2012 के इंतखाबात में उसे 115 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा इंतखाब के बाद पाटीदारों का वोट शेयर भी कम हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पाटीदारों का 60% वोट मिला था, जो 2017 में घटकर 49.1% रह गया। गुजरात के सीएम ओहदे पर भूपेंद्र पटेल का इंतखाब कर बीजेपी ने कारकुनान और पार्टी समाज दोनों को ही खुश करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि पार्टी का ये कदम उसके 2022 में कितना फायदेमंद साबित होता है। अब आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की काबीना तोसी है। नए वज़रा की हलफ बर्दारी तकरीब के साथ गुजरात को नई टीम मिल गई है। बता दें कि इस नई टीम में इस बार गुजरात के विकास के लिए नए चेहरों को भी जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो गुजरात बीजेपी का जो कदम है वो किस जानिब बढ़ा है, ये बात जरूर होगी और इस पर सवाल भी उठेंगे कि आखिर क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी हिकमत अमली है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लगातार 1984 के बाद से वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं चुना गया है, जो कि बताया जाता है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो उसमें यह कहा जाता है कि गुजरात के अंदर आखिरी बार मुसलमान कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वो अहमद पटेल साहब थे। गुजरात में कोई मुसलमान लोकसभा एमपी आखिरी बार 1984 में पहुंचा था। तो एक ये फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की हिस्सेदारी गुजरात के अंदर कितनी होगी। तो गुजरात के बारे में हम सियासी तज्ज़ियाकारों से भी बात करेंगे और लीडरान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दानिश इकबाल साहब जुड़ गए हैं, लीडर भारतीय जनता पार्टी के। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। और इसके अलावा शिवली मंजूर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ FI इस्माइली साहब भी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, उनको भी हम शामिल करेंगे इस डिबेट में। लेकिन सबसे पहले दानिश इकबाल जी, सीधा सवाल आपसे ही है और बेहद ही साफ गोई से जरा इसका दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब हम गुजरात के अंदर नजर डालते हैं तो वो नारा कुछ बेमानी सा नजर आता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजरात में जो परिवर्तन हुआ है उसमें सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने क्यास लगाने के लिए। और जहां तक सवाल है कि किस समुदाय को उस मंत्रिमंडल में जगह दिया गया और नहीं जगह दिया गया, ये विषय जो है आप इस पे जो आकलन करते रहिए, बातें करते रहिए। लेकिन सरकार जो है वो एक जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है जी, वो सिर्फ यही है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका प्रयास हो। हम ये नहीं देखते हैं कौन सा समुदाय, कौन सा चेहरा से हमें फायदा होगा। उसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लगातार ये बातें गुजरात के अंदर जो है विजय रूपाणी जी को हटा करके नए CM को क्यों लाया गया, अलग अलग क्यास लगाए, अलग अलग पॉलिटिकल पंडित, मीडिया के लोग, विपक्ष के मित्र जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप देखिए, अगर 2 हफ्ते लेकर के 2021 तक, इससे पहले वहां पे विजय रूपाणी जी की सरकार थी, उससे पहले वहां पे श्रीमती बेन पटेल जी की सरकार थी, उससे पहले जो है वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहां पे मुख्यमंत्री 12 साल थे, उससे पहले जो है सुरेश मेहता जी थे। अगर आप देखेंगे तो इन चारों जो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के अंदर, वो सभी अलग वर्ग से थे, वो सभी अलग समुदाय से थे। तो ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो कास्टिज्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता जब जुड़ता है और जब वो काम करके आगे बढ़ता है तो वो किसी भी शीर्ष पद पर जाने के लिए जो है वो जा सकता है। और वो उसका उदाहरण हमने लगातार देखा है। लेकिन इस कारण से कि वो फलाने कास्ट से आता है और उसका चेहरा इस कास्ट में मिलता है, इस वजह से हम उसको मुख्यमंत्री बना दे, मंत्री बना दे, ये हमारे यहाँ कल्चर या सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार कहता हूं, जहां तक आपने कहा कि मुसलमानों को जगह क्यों नहीं दी गई, मुसलमानों को इस देश के अंदर 70 सालों से टिकट दिए गए लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 सालों से तवज्जो देने का काम किया है। अगर मुसलमान समुदाय का भला होता है तो टिकट देने से नहीं हो सकता है। मुसलमान को जब तवज्जो दिया जाएगा तभी मुसलमान कौम आगे बढ़ेगी। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, सबसे ज्यादा 50 MLA चुन के जाते थे विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज देश के अंदर सबसे अगर बदतर हालत कहीं मुसलमानों की है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर भी डिबेट करा लूंगा किसी दिन। फिलहाल आज हम गुजरात पर ही देखते हैं और गुजरात के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। शिवली मंजूर साहब, आखिर कांग्रेस कहां पर अपना आपको स्टैंड करती है? कांग्रेस कितने उम्मीदवारों को आज तक मुसलमान के तौर पर उतार चुकी है, अगर आपके पार्टी का नजरिए में जानना चाहूं तो? बहुत शुक्रिया आपका शहबाज साहब जी, आपने आज इतने जी ज्वलंत मुद्दे पे आज आपने डिबेट बुलाया। अभी मैं दानिश जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो भाजपा का कल्चर है जी, उसमें मुख्यमंत्री उसको बनाया जाता है जिसकी सीनियरिटी होती है, जो काम करके आता है। तो विजय रूपाणी जी को हटाया क्यों गया? क्या उनकी अचानक से सीनियरिटी खत्म हो गई थी? जब विजय रूपाणी जी को बनाया गया उस टाइम क्या भूपेंद्र पटेल जी की सीनियरिटी नहीं थी?
तो ये सब आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें जनता के और गुजरात की जनता के। और ये अभी एक बात कह रहे थे कि भाजपा जो है वो जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है जी। और इसके जो कदम है, इलेक्शन की तैयारी कुछ महीनों बाद, अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और आप भी अभी कह रहे थे कि लगभग 70 सीटों पे पाटीदार जो है, पटेल जो कम्युनिटी है, वो एक अपना दबदबा रखते हैं और जी। जो इंतखाबात होते हैं उसका रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। तो मैं तो ये साफ तौर पे ये कह रहा हूं कि पटेल मुख्यमंत्री एक जातीय समीकरण को बनाने के लिए लाया गया है और उसके अलावा इसके पीछे कोई और मकसद नहीं। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, जिस तरह से कैबिनेट फॉर्म हुई है कि सारी जाति की और धर्म की दीवार, जाति की दीवारें गिरा दी गई, हर जात से लोगों को लिया गया। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? कौन इस तरह का मैसेज छोड़ रहा है जनता के बीच में कि हर जात से लोगों को लेकर के मंत्रालय दिया गया है? क्या ये वोट अपीजमेंट की नहीं है? क्या ये जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने की तरफ काम नहीं कर रही है भाजपा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं हमारे दानिश जी, उनसे अभी ये कह रहे थे कि टिकट देने से मुसलमानों का भला नहीं होगा जी। मतलब ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि भाजपा ने जो राजनीतिक बाइकाट किया है मुसलमान का, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, वो भाजपा ठीक कर रही है। ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बिना कोई कम्युनिटी, राजनीतिक भागीदारी के बिना कोई कम्युनिटी मजबूत हो सकती है। तो बड़े अफसोस की बात है, ये भाजपा के प्रवक्ता है तो भाजपा की बात करेंगे, भाजपा को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे उनके गलत कदमों। लेकिन शिबली मंजूर साहब, ये बात तो आपके ऊपर भी नाफिज होती है ना। शिबली मंजूर साहब, 2019 में सिर्फ आपने एक ही उम्मीदवार को, मुसलमान को टिकट दिया था। करते हैं गुजरात के विकास की सारी कहानी खुल के। शिबली मंजूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बात तो आपके ऊपर भी नाफिज होती है ना कि आपने भी 2019 में सिर्फ एक ही मुसलमान कैंडिडेट को उतारा था मैदान में गुजरात से। जी। हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, गुजरात से ही मैं बता रहा हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने भरूच से एक उम्मीदवार उतारा था। तो उम्मीदवार उतारा तो सही, जीरो तो नहीं किया था जिस तरह से भाजपा ने किया। ना कभी ये कहा कि भाई मुसलमानों को टिकट नहीं देना, मुसलमानों को सिर्फ बेनिफिट्स दो पॉलिसी से। ये सब फालतू की बातें हैं, दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं एक कैंडिडेट और जीरो कैंडिडेट के बीच में? जी। फिर भी एक आंकड़ा होता है, जीरो का मतलब कोई भागीदारी नहीं, शून्य भागीदारी। ऐसी बात करते हैं। बट 2014-2019 में अगर हम कंपैरिजन करें तो 2014 में आपने 15 दिए थे कैंडिडेट, उसके बाद फिर घटाकर 1 कर दिया गया, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। क्या आपको भी लगता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी फिर राह पर चल पड़े? पूछिए भाजपा के प्रवक्ता बैठे, क्यों ऐसा इन्होंने माहौल खराब कर दिया है? क्यों ऐसा माहौल खराब कर दिया है? माहौल को तो आपको सुधारना चाहिए था ना शिबली साहब। अगर माहौल वो खराब करे तो आपको सुधारना चाहिए कि भाई कोई नहीं देगा तो हम देंगे, मुसलमानों की क़यादत हम कराएंगे। कांग्रेस ने जो है मुसलमान मुख्यमंत्री तक बनाए हैं कई प्रदेशों में, क्यों आज ऐसी हालत कर दी है भाजपा ने देश के अंदर? जी, ये इनसे पूछिए जनता क्यों इतनी। दानिश इकबाल जी, ठीक है, पूछ लेते हैं। दानिश इकबाल जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात आप होने लगी है। सबका प्रयास तो तभी होगा ना जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप प्रयास करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, उम्मीदवार उतार नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे यहां पर मुसलमानों की भागीदारी आगे सुनिश्चित हो पाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी वो किसी चेहरे, किसी व्यक्ति, किसी कास्ट के आधार पर नहीं चलती है या किसी जो है परिवार के आधार पर नहीं चलती है जी। आप बताइए 1998 से लेकर के 2021 तक अभी तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। कभी मम्मी, कभी बेटा, कभी बेटा। तो 1998 से लेकर 2021 तक आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, आपको 5-6 नाम गिनवाने पड़ जाएंगे। ये है लोकतंत्र, संगठन की मजबूती, ये है संगठन की खूबसूरती, ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, संरचना है, संगठन की मजबूती। आप बताइए अगर कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत है किसी प्रदेश के अंदर की वो पूरी की पूरी जो है टीम को बदल दे, पूरी की पूरी मंत्रालय को बदल दे। क्यों बदला गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो जनमानस में जो जनता है, जो हमारा वोट बैंक है, उससे वो सहमत है। भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति पे चलने वाली पार्टी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी अमित हैं, कल इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो है अडवाणी जी थे, कल कोई और व्यक्ति आ जाएगा।
लेकिन संगठन मजबूत है, इसलिए आज हमने पूरी की पूरी गुजरात की कैबिनेट को बदल दिया। हमें लगा, पार्टी को लगा ऐसा, संगठन को लगा ऐसा कि सरकार से उन लोगों को संगठन में भेजना चाहिए। आने वाला समय चुनाव का है, उनके पास अनुभव है, वो गांव-गांव तक जाएंगे, उन्होंने जो सालों में काम किया जाकर के वो बताएंगे। जो नए लोग हैं, युवा हैं, जो नए हैं, युवा है, एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, वो लोग वापस आएंगे सरकार में, सरकार के अंदर, और वो जो है आने वाले समय में काम करके दिखाएंगे। तो ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और किसी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर नहीं मिलेगी आपको भारत के अंदर, कि हम किस प्रकार कैडर के अंदर मजबूत है, कैडर को हमने मजबूत किया है। और जहां तक सवाल बार बार मुसलमानों का आता है, देखिए ये अब समय लेकिन हिस्सेदारी नहीं देंगे दानिश इकबाल साहब, हम उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी तो होनी चाहिए ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, आप क्या हिस्सेदारी चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है? क्या आप ऐसे हिस्सेदारी चाहते हैं? क्या आप ऐसे हिस्सेदारी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये किसने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है? पार्लियामेंट बदल दे सिर्फ अपीजमेंट के कारण? नहीं, ये किसी ने नहीं कहा ना दानिश इकबाल साहब, ये तो किसी ने नहीं कहा कि पहला हक मुसलमानों का है देश के रिसोर्सेज पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं, उन्होंने अकेले तो के लिए कहा था, उन्होंने पिछड़ों के लिए कहा था। नहीं, मैं आपको भेज देता हूं अभी स्टेटमेंट पूरा का पूरा। देश के प्रधानमंत्री, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, लेकिन मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं। शिबली मंजूर साहब बताएंगे। शिबली मंजूर साहब, कितनी सच्चाई इस बात में? आपको जानकारी नहीं, मैं आपको भेज देता हूं। मैं पूछ लेता हूं ना, कंफर्म हो जाएगा अभी। शिबली मंजूर साहब, पूरी होने दीजिए, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं एक चीज एक एक करके लेता हूं। शिबली मंजूर साहब, भाजपा के प्रवक्ता से आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात करेंगे तथ्यों के ऊपर? ये क्या कह रहे हैं? अभी कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहां से पढ़ के आए और ऐसी बात करते हैं नेशनल मीडिया पे बैठ करके। ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सबको स्पेस दिया हुआ है। मोदी जी के बारे में उनकी पार्टी में पूछ लीजिए लोगों से कि किसी को स्पेस नहीं है। मोदी जी सारे डिसीजन स्वयं लेते हैं, कोई संरचना नहीं रही बची पार्टी के अंदर, कोई मंत्री अपना डिसीजन नहीं ले सकता, कोई केंद्रीय मंत्री अपना कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, कहीं अखबारों में फोटो नहीं छपा सकता। और ये बात कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत था तो पिछले 4-4.5 साल से कहां था संगठन? जो इन लोगों को जो सरकार में बैठे हुए थे, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि गुजरात में जिस तरह से कोविड के दौरान जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है, गुजरात के जिस तरह से मॉडल को एक्सपोज किया गया है, उसमें मोदी जी की एक ये चाल है, जैसे बाकी जगहों पे करते हैं कि चेहरा बदल दो, कि चेहरा बदल दो। अरे मैं कहता हूं, खराब इंजन है, आप डब्बे बदले जा रहे हो। खराब इंजन है, आप डब्बे बदले जा रहे हो। ऐसा क्यों? आप खराब इंजन और खराब डिब्बों की बात कर रहे हैं शिबली मंजूर साहब। एक डेटा मैं आपको बता देता हूं, गुजरात में सरकारी नौकरियों में मुसलमान की हिस्सेदारी 9% है। आप सुनिए डेटा को, 9% हिस्सेदारी मुसलमानों की है। गुजरात की ही मैं बात करूं तो यहां पर, और गुजरात में मुसलमानों की लिटरेसी परसेंटेज जो है वो 80% है। ये गुजरात मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो कि गुजरात के हिंदुओं के बराबर है। तो ये तरक्की तो हो रही ना। वो जो बात दानिश इकबाल साहब कह रहे हैं कि भले ही वो हिस्सेदारी उसमें नहीं दे रहे, लेकिन मुसलमानों के विकास के बारे में तो बात कर रहे हैं ना। वो मैं आपसे कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के चर्चा हुई गुजरात मॉडल। इस मामले में गुजरात पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। जीडीपी में 5वें नंबर पे, जीडीपी ग्रोथ में, हेल्थ इंडेक्स में 9वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो कर्जदार राज्यों में 5वें नंबर पर है। किस बात की बात करते हैं? यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार खींच दी जाती है। बात करते हैं, हाँ, वो तस्वीर तो सबने देखी थी, वो पूरी दुनिया ने देखी थी। वो तस्वीर तो झुग्गी झोपड़ी वाली सबने देखी थी। आपको बता रहा हूं जी, ये एक्सपोज होना चालू हुआ है। इनके प्रोपेगेंडा का जो एक इन्होंने खींच रखा था अपने सामने सारा मामला, वो प्रोपेगेंडा धीरे धीरे करके टूटने लगा है। जनता जागरूक हो रही है, जनता को दिख रहा है किस प्रकार से केवल सत्ता के लालायित ये लोग हैं भाजपा वाले। ठीक है सर, मैं इसके ऊपर रिएक्शन ले लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। दानिश इकबाल जी, क्या जो गुजरात मॉडल सिर्फ था, वो दावे थे या जो हवाई बातें थी, वो उसका तिलिस्म टूटने लगा और इसलिए आपको सरकार बदलनी पड़ गई, आपको सीएम का चेहरा बदलना पड़ गया? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई भी बहस जो है तर्कों के आधार पर होनी चाहिए, लॉजिक के आधार पर होनी चाहिए। देखिए, बार बार ये लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख है, जिस प्रकार से उसकी भागीदारी है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जुड़ता है, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, उसकी काबिलियत होती है, उस तरह से उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देखे कि मुसलमान है कि हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है, उसको संगठन
संगठन में दायित्व दिया जाता है। आज हमारे पास अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता जो है अलग अलग दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम है, आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, उनके अंदर वो काबिलियत है, वो 2014 से पार्टी के अंदर, उससे पहले शहनवाज हुसैन जी है जो है वो बिहार के अंदर मंत्री का काम देख रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी है, ऐसे अन्य दीगर मुसलमान हैं जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता जो है काम करेगा उसको पार्टी आगे बढ़ाती है, ये नहीं देखती कि मुसलमान है तो इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं या मुसलमान है तो इसको हम पीछे करते हैं। एक बात पूरे देश के अंदर ये बार बार बात होती है मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों के लिए, आज जो मुसलमानों के हालात है के लिए। आप बताइए, अभी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा देश के आजादी के बाद उत्तर प्रदेश मुसलमान जो ठीक है, लेकिन दानिश इकबाल साहब, एक सवाल तो उठेगा ना कि आपने सीएम भी चेंज कर दिया, पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना, या ऐसे चेंज कर दिया? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब बात होती है मुसलमानों की हिस्सेदारी, मुसलमानों की डेवलपमेंट, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान असेंबली में और पार्लियामेंट में चुनकर के उत्तर प्रदेश से गए हैं, पश्चिम बंगाल से गए हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना से गए हैं। आप जाके कंपेयर कर लीजिए वहां के मुसलमानों के हालात और गुजरात के मुसलमानों के हालात, ये आपको साफ जाहिर कर देगा कि वाकई में डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, बिना भेदभाव किए हुए अपीसमेंट और डेवलपमेंट। मैं सर वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपने इतना डेवलपमेंट क्या है, गुजरात मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गुजरात नंबर 1 है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या वजूहात आ गई सामने कि आपको सीएम चेंज करना पड़ता है, पूरी कैबिनेट चेंज करनी पड़ गई? मैं बताता हूं कि क्या 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 जो है जरूरत पड़ गई जी। देश के अंदर जो है उसका विकास करना है, देश के अंदर उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है, प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाना है, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना है, युवा लोगों को जो है संगठन के अंदर और सरकार के अंदर जो है उनका जो है उनको लाना है। क्या ये कांग्रेस पार्टी है कि 17 साल से लगातार फेल्योर राहुल गांधी को आज भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की फिराक में है? क्या ये कांग्रेस पार्टी है कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे 70-80 क्रॉस कर चुके लोगों को आज भी ढो रही है? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अभी नेतृत्व कर रहा है एक लाइनअप है, उसके बाद दूसरा लाइनअप है जो युवा है, जो आगे तैयार है आगे की राजनीति को संभालने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य देखेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने युवाओं कार्यकर्ताओं को आगे मौका नहीं देगी? एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है मिसाल पेश की है कि देश की राजनीति के अंदर जो है जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ता बन के नहीं रहेगा, वो भी सरकार में वो भी मंत्री बनेगा, वो भी जो है मुख्यमंत्री बनेगा। हम बात कर रहे हैं उस गुजरात की जिसके मॉडल की तमाम चर्चाएं होती है, तारीफ होती है और उसकी मिसाल दी जाती है। उसी गुजरात मॉडल की वजह से ही पीएम मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना जो है दबदबा कायम करने में कामयाब रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उस गुजरात से सीएम को हटाना पड़ा और उस गुजरात की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी गई? कुछ तो वजह रही होगी, वही वजह तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम खास मेहमान जुड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर एफआई इस्माइल साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। इस्माइल साहब, क्या लगता है आपको कि गुजरात के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी गई है, सीएम का चेहरा चेंज कर दिया गया है, सीएम चेंज कर दिया गया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत धमक के साथ वहां पर एंट्री की है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम है वो काम नहीं करते हैं जी, तो जनता में वहाँ बहुत नाराजगी पैदा होती है जी। और जनता को नाराजगी को दूर करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी के वो अपने सीएम का चेहरा बदल देती है जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सिर्फ 2 ही काम कर रही है, यहाँ तो शहर का नाम बदल रही है या अपने सीएम को बदल रही है। तो आप ये देखें कि ये कौन सा विकास मॉडल है जहाँ पर गुजरात के लोग बहुत परेशान है। आप गुजरात के लोगों से कुछ, अगर ये इस डिबेट में वैसा सिस्टम नहीं है, वरना वहाँ आप कॉमन लोगों से भी बात करके देख लें कि वहां पर गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वहाँ स्कूल कितने बनाए, कॉलेज कितने बनाए, हॉस्पिटल कितने बनाए, वहां पर लोगों को जो जिंदगी इतनी परेशानी में, वहाँ करप्शन शर्म पर है। अभी ये आपके कोविड हुआ, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन मिलने में कितनी परेशानी हुई, कितना ब्लैक हुआ वहाँ ऑक्सीजन, यही जी इसी के ऊपर रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दानिश इकबाल साहब जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल साहब, ये इल्जाम लगा है और खासतौर पर बहुत सारी जगह पर ये सवाल भी उठा था कि क्या कोविड की वजह से, कोविड के मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर सीएम का चेहरा बदला गया है? क्या कुछ ऐसी भी खबरें हैं? पार्टी के प्रवक्ता को बताइए, इनको शर्म नहीं आती है? ये कोविड के मसले को उठा रहे हैं गुजरात के अंदर, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी सरकार को, इनके मुख्यमंत्री को लगातार फटकार लगाने का काम किया, लगातार इनकी सरकार की बड़ी आलोचना की कि दिल्ली की सरकार जो है कोविड का बंदोबस्त नहीं कर पा रही है, कोविड के अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन
जो है पूरा का पूरा सिलेंडर जो गायब कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया और सारी कुव्यवस्था हमने देखी। वो इल्जाम लगा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। कांग्रेस पार्टी वहां विपक्ष में है। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में विजय रूपाणी की सरकार पर एक आरोप किसी ने नहीं लगाया, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा विजय रूपाणी जी के इस कार्यकाल में। विजय रूपाणी जी ने अपने कार्यकाल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये संगठन की संरचनाएं है, कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है और संगठन की ये शक्ति है कि हमने अपने कार्यकर्ता को कहा कि आप संगठन से, आप जो है सरकार में, सरकार से आप संगठन में जाइए। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री बने थे, लेकिन पार्टी को ऐसा लगा कि स्वतंत्र देव सिंह को जो है सरकार से निकाल करके संगठन में लाना चाहिए और उनको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो उदाहरण भरे पड़े हमारे यहाँ पार्टी के अंदर। फिर लोगों को आपत्ति क्यों है? हम तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारी जो कैडर की पार्टी है, अगर विजय रूपाणी जो है कैडर से बड़े होते, अगर विजय रूपाणी जो है संगठन से बड़े होते, तो आप सोचिए क्या हम उनको हटाते? विजय रूपाणी एक आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी एक आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की जीत वही सुनिश्चित होती है जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य को, जहां भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, जहां जनमानस में, आम जनता में जो है हमारे विचारधारा से सहमति है, वहां हम जीतते हैं, ना कि किसी चेहरे पे। मैं साफ कह देना चाहता हूं। ठीक है शिवली मंजूर साहब, यहाँ पर दानिश इकबाल साहब कह रहे हैं कि किसी तरह का जो है रूपाणी सरकार में ना कोई भ्रष्टाचार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि केमछो गुजरात में क्या सब कुछ ठीक है, कैसा है, अच्छा है, क्या हाल है गुजरात के? आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे क्योंकि आप अपोजिशन में थे। से पूछना चाह रहा हूँ, आपने भी डिबेट की शुरुआत में इनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को और पूरी कैबिनेट को अचानक से हटा दिया गया जी। इनके पास कोई जवाब नहीं है, बार बार ये कह रहे संगठन की शक्ति है, संगठन की शक्ति है। अरे जनता ने चुन के भेजा था, जनता ने चुन के भेजा था। संगठन आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर है। जनता की आकांक्षाओं का क्या किया आपने? आप बात करते हैं अभी देश ने, प्रदेश में, गुजरात में विकास की। जब विजय रूपाणी जी कोई काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास आरोप क्या लगेगा? उठा के अभी पिछले 4 घंटे से जब से मंत्रिमंडल का सब नाम निकल के सामने आया, पूरे मीडिया में यही चल रहा है, हर जाति के लोगों को ले लिया, हर जातिगत समीकरण को हमने पूरा कर दिया, अब तो चुनाव जीत जाएंगे, और ये बातें कर रहे हैं। और ये बार बार वही एक बड़ा लंगड़ा दूल्हा सा यहाँ पे आके एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारी संगठन मजबूत है। ये अभी कह रहे थे बहुत इंक्लूसिव पार्टी है, भाजपा में मुसलमानों की बड़ी इज्जत है। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी 2-3 दिन पहले जाके मंच पर से खड़े होके कह रहे थे राशन अब्बा जान खा जाया करते थे। ये तरीका होता है बात करने का? ये इंक्लूसिविटी दिखाने का तरीका होता है? बात करते हैं, कहाँ इंक्लूसिविटी है? साफ साफ दिखता है कि भाजपा के एजेंडे में मुसलमानों से नफरत फैलाना लिखा हुआ है। इनकी राजनीति मुसलमानों के नफरत पे पलती है। आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे दानिश इकबाल साहब? क्या आपके पास दलील है इसको साबित? रिप्लाई ले लेते हैं दानिश इकबाल साहब। कई सारे संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। पड़ती है आप राहुल गांधी को कहते हैं और राहुल खान है। अरे मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उनको मुसलमान साबित करके क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, जवाब ले लेता है दानिश इकबाल साहब से, जवाब ले लेता है। आपने सवाल किया, ठीक है शिवली साहब, आपने सवाल किया, मैं जवाब ले लेता हूँ। इकबाल साहब जवाब दीजिए। वो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जी इकबाल साहब, मैं बात पूरी, इल्जाम कुछ ना कुछ तो मेरे सर भी आएगा। आंगन में पेड़ है तो पत्थर भी आएगा। अब ये फैसला आपको करना है कि आंगन में पेड़ लगाना हमारा गुनाह है या पत्थर फेंकने वाले गुनाहगार हैं। हाँ। ये आप तय कीजिए, जनता कीजिए, और जनता तय करती आ रही है। अगर हमने गुजरात के अंदर काम नहीं किया होगा तो आने वाला जो 4 साल जो रूपाणी जी का रहा है, 1 साल जो अभी भूपेंद्र पटेल जी का होगा, इस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पे ही भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने जाएगी। और ये 5 साल का रिपोर्ट देगी। अगर जनता तय करेगी कि विजय रूपाणी जी ने काम किया था कि नहीं किया था, ये हम देख लेंगे। जहां तक अब्बा जान का सवाल है, क्या अब्बा जान कोई अलोकतांत्रिक मर्यादा है? क्या अलोकतांत्रिक शब्द है? क्या मर्यादा से घटी हुई घटना है अब्बा जान कह देना किसी को? जब इस देश के अंदर खुलेआम कोई कहता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देता है तुष्टीकरण के लिए, इस देश के अंदर मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कह दिया जाता है कि रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक है, और मैं मुसलमान होते हुए कहता हूं कि नहीं, मुझे बराबरी चाहिए इस देश के अंदर। हम जो है यहाँ पे जो अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए इस देश के अंदर। हम यही जो है जन्मे हैं दफन हो जाएंगे। ठीक है, रिप्लाई ले लेते हैं। इस्माइली साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। इस्माइली साहब, आप भी इस बार जो है
गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमने देखा है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे काफी धमक देखने को मिली थी। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे। क्या ये आपका ही दबदबा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी पूरी कैबिनेट को शफल करना पड़ गया है, सीएम के चेहरे को हटाना पड़ गया है, सीएम को हटाना पड़ गया है? देखिए, मैं पहले उनके एक सवाल का जवाब दे दूं जो इसके पहले उन्होंने कहा था। मेरा ये मानना है और ये कहना है, ये बल्कि उनसे सवाल है कि अगर कोविड में इतना ही अच्छा काम किया तो उस केंद्र में हर्षवर्धन को इन्होंने क्यों हटाया? जी आप उनसे पूछिएगा। दूसरा ये है कि गुजरात ही नहीं, उत्तराखंड और भी कई जगह उन्होंने जहां भी सीएम बदले, चाहे उत्तराखंड में तो 2 सीएम इन्होंने बदल दिए, जहां पर इन्होंने सीएम बदले हैं केवल और केवल आपके दबाव के कारण बदले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनता का काम है, पब्लिक के लिए काम है, वो पब्लिक उसे पसंद कर रही है। चाहे स्कूल का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, लोगों को जो बेसिक जिंदगी को इम्प्रूव करने का काम हो, आम आदमी पार्टी कर रही है और उसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। ये तो जहां गरीबी, अभी इन्होंने पिछले साल जो ट्रम्प आए थे, इन्होंने अपनी गरीबी गुजरात की छुपाने के लिए अगर इतना अच्छा काम किया था इन्होंने दीवार क्यों लगवाई अहमदाबाद में? इन्होंने झुग्गी झोपड़ी जो वहां पर उसको क्यों छुपाया? भाई सवाल ये उठता है कि आपने इतना अच्छा काम किया तो आप उसको ओपन रखते। 25 साल में इन्होंने पूरे गुजरात की जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और आप देखें कि ये इस बार जो है वहां पर जनता जवाब देगी और ये मजबूरी, इनका इंटरनल सर्वे होता है, उस सर्वे में निकल गया जिसके मजबूरी में इन्होंने सीएम को बदला है। ठीक है, मैं आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर भी आऊंगा, इस सर्वे को भी बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शबरी साहब, क्या अब क्योंकि चुनाव जरूर होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की कितनी हिस्सेदारी देने वाली है? वक्त तय करेगा। और मैं एक बात, अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था जी। ये बार बार कह रहे हैं दानिश जी कि अपने विकास के काम के ऊपर भाजपा फिर चुनावी मैदान में जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, रूपानी की जगह पटेल को क्यों लेके आए? अगर इनको अपने काम के ऊपर इतना भरोसा था, गुजरात में जो उन्होंने बदनज़मी की है कोविड के वक्त और उसके पीछे जो ढिढोरा पीटते रहे गुजरात मॉडल का, विकास का, और इतना ही भरोसा था, तो फिर चेहरा क्यों बदल रहे हैं? बार बार बात कर रहे हैं जातिगत समीकरण की, तरीके सारे अपना रहे हैं जातिगत समीकरण करके, लोगों की जातीय संवेदनाओं को सहला करके वोट लेने की, और काम सारे वो करेंगे और आकर के यहाँ पे बातें करेंगे कि भाई हम विकास के नाम पे जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो ये तो है ही इनकी फितरत में है भाजपा वालों के कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर, कहना कुछ करना कुछ। कहते हैं मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद पीछे जब उतर के जाते हैं मंच से तो गालियां भी सुनाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि जाओ भाई तलवार लेके काट के भी आओ। गौरक्षकों की कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये कहाँ से आप बात कर रहे हैं? तो उनके चरित्र में है। नहीं, ये टीवी डिबेट के अंदर बैठकर ये चीजें सही शोभा नहीं देती सर। आप बिना किसी एविडेंस के आप कह रहे हैं ये चीजें। दानिश साहब, ये सारी चीजें इतिहास में अंकित हो रही, याद रखिएगा। इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। जब मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जेल से बेल होने के बाद एक आपका कैबिनेट केंद्रीय मंत्री बुला के माला पहनाता है, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गंगा जमुनी तहजीब? दानिश इकबाल साहब को दिखाइए। दानिश इकबाल साहब जी। पूरे विश्व में जाके हम कहते हैं कि हम इस तहजीब के पैरोकार हैं। ऐसी तहजीब वाले मुल्क के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बातें करके, अब्बा जान और भाई जान की बातें करके स्टेज से एक मुख्यमंत्री? रिप्लाई ले लेते हैं एक बार। ठीक है, दानिश इकबाल साहब। देखिए 1980 के दशक में जी जो है गुजरात के अंदर खाम, KHAM खाम जो है एक समीकरण चलता था, 4 जातियों का समूह। ये किसने बनाया था? कांग्रेस की पार्टियों में। हरियाणा के अंदर आ जा गारा कौन चलाता था? हरियाणा के अंदर जो ये चलता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, ये कौन चलाता था? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने चलाया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस परंपरा का निर्वाह किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को आगे लेके गया? तो जिन लोगों के चश्मे का पावर जो है कास्टिज्म पे ही टिका हुआ हो, उन लोगों को सिर्फ कास्टिज्म दिखेगा। देखिए पिछले 25-30 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी मुख्यमंत्री बनाया है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है विविधता देखने को मिलेगी। हमने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बनाया है, हमने टैलेंट के आधार पर, कार्यकर्ता की जो अपनी उसकी टैलेंट है, कार्यकर्ता का जो। तो क्या एक भी मुसलमान कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार, जो टिकट का दावेदार हो? दानिश इकबाल जी, तो सवाल उठेगा ना, क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है? आप जैसे लोग भी हैं जो काफी अच्छे कद्दावर लोग हैं, क्या आप जैसे लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जो टिकट के हकदार हो?
मैं बताता हूं आपको, देखिए जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लगा कि वो चुनाव लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव लड़वाया है। बिहार के अंदर भी जो है विधायक का चुनाव हमारे कार्यकर्ता ने लड़ा है, राजस्थान के अंदर भी लड़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जो है मंत्री है हमारे अभी कार्यकाल के अंदर। और जहां तक सवाल है, कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन उम्मीदवार नहीं थे ना वो तो एमएलसी के थ्रू आ गए हैं। मैं बताता हूँ, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ जी, बहुत सारे उदाहरण है। मैं खुद अभी कल्चर मिनिस्ट्री का बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ता को जो है उसके दायित्व के अनुसार जो है काम देती है, इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं। जो कार्यकर्ता जो है सक्षम होगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। आप एक बात देखिए, बहुत ईमानदारी से आप बताइए कि कितने प्रतिशत मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान जुड़ते हैं, जितने कार्यकर्ता है, उसके अनुपात में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो सक्षम है, बिना किसी भेदभाव को उसको सारे दायित्व का निर्वाह करने का जो है पूरा। लेकिन सर गुजरात के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, मैं यही तो सवाल जानना चाह रहा हूं। मैं गुजरात में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा सक्षम भी होंगे, काफी अच्छा काम भी करते होंगे, आप जैसे आप बता रहे हैं, आप जैसे लोग भी होंगे। और भी हमारे साथ कई सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुसलमान भी है, कद्दावर भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, आइडियोलॉजी को उनके फॉलो करते हैं, लेकिन बावजूद उनको टिकट नहीं मिलता। मैं बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति या धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर देती है। मैं कह रहा हूं ना सर कि कार्यकर्ता तो आप जैसे कार्यकर्ता भी है ना। आप टैलेंटेड नहीं है? आप ये क्या तो ये कहिए कि आप हम टैलेंटेड नहीं है। आप अगर टैलेंटेड हैं तो जाहिर सी बात है आप जैसे लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भविष्य में बिल्कुल मिलेगा। क्या जफर इस्लाम साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया? क्या हारून क्या जो है वहां पे गुजरात? सर उम्मीदवारों की बात मैं कर रहा हूं। मैं चुनाव लड़वाने की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, क्या 10 सालों से राजस्थान के अंदर जो है मंत्री नहीं थे वहां पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुसलमान? क्या मोहसिन रजा पिछले 5 सालों से मंत्री नहीं है? क्या बिहार के अंदर सभा चुनाव लड़के नहीं आए थे भारतीय जनता पार्टी से? ऐसे अनेकों उदाहरण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कार्यकर्ता सक्षम होगा, गुजरात के अंदर मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता है, पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, जिनको अलग अलग आयोगों। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ेगी। मैं आऊंगा आपके पास। इस्माइली साहब, क्या आम आदमी पार्टी भी ये रेशो देखेगी कि आम आदमी पार्टी किन किन लोगों को या फिर टैलेंट के आधार पर होगा, या फिर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख सबका समीकरण देखेगी? अभी तो ये मंच नहीं है इस चीज का, इस पर डिस्कशन करने का। अभी तो जो हमारे प्रवक्ता साहब ने जो बताया, मैं कुछ उनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। आप ये देखें कि गुजरात में पिछले 5 साल में मासूम बच्चों का इलाज के बिना कितनी डेथ हुई है, कितने मासूम बच्चे मरे हैं वहां पे। देश के सबसे ज्यादा मासूम बच्चे इलाज की कमी के कारण गुजरात में मरे हैं। मैं अपने उनके प्रवक्ता साहब से सवाल पूछता हूँ कि क्या गुजरात में सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने 25 सालों में किया है कि गुजरात का अगर कोई बच्चा को तकलीफ होता है, बीमार होता है, तो उसकी जान बच जाए? इन्होंने एक भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया है। पूरे गुजरात में क्या कोई ऐसा स्कूल का मॉडल खड़ा किया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाई करें? ऐसा उन्होंने एक भी वहां पर काम नहीं किया है। सवाल ये उठता है, जो लोगों के जिंदगी के मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, लोगों के बेसिक रोजगार का मुद्दा है, वही बिहार के लोग वहां जाके गुजरात को बनाने के लिए जाते हैं। उन बिहार के लोगों को वहां से मार के भगाया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये पूरे देश का विश्वास और साथ लेने की बात करते हैं, बट गुजरात में जब बिहार का आदमी जाता है तो उसे वहां से उसे मार के भगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके जितने वादे और जितनी चीजें कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और ये अपने गिरबान में झांक लें कि इन्होंने इनके सरकार ने 25 सालों में गुजरात का क्या जो है वहां पर डेवलप किया है, वो उनको खुद ही पता चल जाएगा। 25 सालों के ऊपर आऊंगा। ठीक है सर, 25 सालों के मैं इस कार्यकाल के ऊपर भी आऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन शिवली मंजूर साहब, आप तो कम से कम ये डिक्लेयर कर दीजिएगा कितनी हिस्सेदारी मुसलमानों की होने जा रही है चुनाव के अंदर। मुझे 10 सेकंड का समय और दें। जी। इनकी सरकार में 25 सालों में गुजरात में अमीरों में और गरीबों में जितनी जो है असमानता बढ़ी है, वो पूरे देश में कहीं नहीं बढ़ी। ठीक है शिवली मंजूर साहब। देखिए, बिल्कुल भागीदारी होगी। आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी में सेकुलरिज्म देख लेंगे, आप कांग्रेस के हर नेता के अंदर देखेंगे कि जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की है सेकुलरिज्म वाली, गांधी की आइडियोलॉजी, गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार है कांग्रेस पार्टी।
और सबको उनके अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। वो पार्टी के स्ट्रक्चर की बात हो, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात हो, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बाद बनने वाली दूसरे निकायों की बात हो, बोर्ड निगम की बात हो, सब में बराबर स्थान मिलता है, इज्जत मिलता है, दुत्कारा नहीं जाता, मंच पर से खड़ा होकर के किसी धर्म विशेष को गाली नहीं दी जाती जी, मंच पर खड़े होकर के किसी जाति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाती जातिगत, महिलाओं को कोसा नहीं जाता, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। तो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे कल्चर्ड पार्टी है, देश को चलाने का तरीका कांग्रेस को आता है, गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार है। गांधी ने जो लॉ लगाई थी, महात्मा गांधी ने जो देश को रास्ता दिखाया था, उस लॉ को, उस मशाल को आगे लेके जाने वाली पार्टी है। और आप देखेंगे जब ये धुंध छटेगी, प्रोपेगेंडा की जो धुंध अभी देश में चारों तरफ फैला के रखा है भाजपा ने अपने धन बल से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से, वो जब धुंध छटेगी तब आप देखेंगे सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब लोग सड़कों पर उतर चुके होंगे, महंगाई से त्रस्त होके 109-110 रुपए पेट्रोल खरीद के लीटर और बढ़ते तेल की दाम से त्रस्त होकर के, खाने की चीजों की दाम से त्रस्त होकर के, बेरोजगारी से त्रस्त होकर के, सरकारी उपक्रमों के बेचे जाने के बाद त्रस्त होकर के, कई सारे इल्जाम आप लगा रहे हैं शिवली मंजूर साहब। इसका जवाब हम दानिश इकबाल साहब से लेंगे। दानिश इकबाल साहब, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस्माइली साहब से समझना चाहूंगा। इस्माइली साहब, आप कई सारे इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी भी जाहिर तौर पर लगा रही है, लेकिन सवाल ये है जो आज का हमारा मौजू है कि गुजरात का हाल कैसा है, आप दोनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, और इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जिक्र किया है कि वहां पर जो है स्कूलों की हालत खस्ता है, जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है वो आप लोग जरूर बता रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर ही विधानसभा चुनाव में जाएगी या फिर और कोई मुद्दे सामने आ जाएंगे? आम आदमी पार्टी ने हमेशा जो लोगों की बेसिक जिंदगी के मुद्दे हैं उसको लेकर राजनीति की है, उसको लेकर के उन्होंने चुनावी मुद्दा अपना बनाया है। और जो उन्होंने वादे किए, हमने दिल्ली में 70 वादे किए, और 70 के 70 वादे आप चाहे गिन लें 1 से लेकर के 70 तक, 70 के 70 वादे हमने पूरे कर दिए। लास्ट हमारा सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई लगाने की बात थी, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने और इनके पार्टी के लोगों ने हमें बहुत इल्जाम लगाया कि वो अब कब लगा रहे हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो भी हमने करके दिखा दिया। तो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक से लेके, स्कूल से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, जो बुनियादी चीजें देश के लोगों को जरूरत है उस पर काम किया है। और गुजरात की जनता को भी वही काम चाहिए। बस सीवरेज का काम सही नहीं कर पाए आप लोग। सीवरेज जो दिल्ली के अंदर इस वक्त हालत है ना, वो काम सही नहीं हो पाया है इस्माइली साहब। क्या दिल्ली के अंदर सीवरेज सिस्टम सही नहीं हो पाया है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, कल ही परसों इमारत भी गिरी है। नहीं, सीवरेज सिस्टम दिल्ली में सर ऐसा 25-30 साल, 40 साल, 50 साल पुराना सीवरेज सिस्टम है। उसको सरकार ने पूरा कई इलाके में, यहाँ मुल्ला कॉलोनी में, हरिजन बस्ती है, राजवीर कॉलोनी, आप दिल्ली में आके देखें, यहाँ बी ब्लॉक है, वहां आके देखें, सीवरेज नया बिछाया गया है। सीवरेज ने हर जगह पूरी दिल्ली में बिछाया। जितना सीवरेज का काम और पानी के पाइपलाइन का काम दिल्ली में हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। आईटीओ पर पानी भर जाता है, एयरपोर्ट डूब जाता है पानी के अंदर। सर वो आप देखें, आईटीओ पर पानी भरता है, और 25, 30, 50 साल पुराना जो है एक सिस्टम बना हुआ है। उसमें एक बीमारी कैंसर की होती है। कैंसर की बीमारी अगर है तो उसको ठीक करने में समय लगेगा। आप समय दें। आप तो सर बीमारी के सर्जन हैं, आम आदमी पार्टी तो बीमारी के सर्जन है, निकाल फेंकिए उसको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, उस पर सरकार काम कर रही है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दानिश इकबाल साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस तरह की परेशानियां हमें दिल्ली में दिखती हैं, लेकिन गुजरात के अंदर अगर यही परेशानियां होती है तो आप नजरअंदाज कर देते हैं। खासतौर पर जिस बात का जिक्र यहाँ पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और कह रही है कि जब ट्रम्प साहब आते हैं तो आप जो कॉलोनियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, उनको दीवार एक तरीके से ढक देते हैं, वहां पर जो है एक तरीके से पर्दे की दीवार लगा देते हैं। ये चीज भी तो सब लोगों ने देखी है ना। देखिए, फिलवक्त दिल्ली के जो हालात हैं, दिल्ली में जो लोगों के जनजीवन है वो प्रभावित हो रहे हैं। वो केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी के कारण जो है लोगों को जो है घंटों जो है जाम में फंसना पड़ जा रहा है, लगातार जल जमाव है, वो हम सब देख रहे हैं। ये अलग एक चर्चा का विषय है। दूसरी बात, गुजरात के मॉडल पे, गुजरात के विषय पे, गुजरात की सरकार पे लगातार इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं, और आज से नहीं लगा रहे हैं, ये 2000 से लगा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे तब से इल्जामात पे इल्जामात लगाते गए, और जनता का जो विश्वास था वो बढ़ता गया।
और वहां से मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने दूसरे कार्यकाल की तरफ अग्रसर हैं। तो ये इनको आंख खोलने वाली बात होनी चाहिए कि आप जितने गलत इल्जामात लगाएंगे, जनता का स्नेह, जनता का प्यार बढ़ता जाएगा। आपके इल्जामात में कहीं कोई जो है बुनियादी जो है सच्चाई नहीं है। गुजरात का जहां तक सवाल, देखिए पूरे देश के अंदर कोरोना की भयंकर महामारी आई थी। मैं भी उस समय गुजरात में था, हमारे परिवार के लोग भी अस्पताल में थे गुजरात के अंदर, और मैं एक चीज देखा कि पूरे गुजरात में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, सब जगह ऑक्सीजन की कमी हुई, दिल्ली के अंदर भी हुई, महाराष्ट्र इस्माइली साहब तो कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर भी कमी हुई है। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर लीडर बैठे हुए हैं, वो दिखा भी रहा है, इशारा भी कर रहा है, दोनों को दिखाइए जरा, बताइए जी। बात पूरी, गुजरात के अंदर कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, कहीं अस्पताल में बेड की अव्यवस्था नहीं फैली। ये गुजरात मॉडल है। आप जहां तक बात कर रहे हैं कि ट्रंप आए तो हमने जो है पर्दा लगा दिया और ये कर दिया, देखिए जहां अंडर कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे निश्चित तौर पर जो उसका घेराव किया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर जहां अंडर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अगर आपको वास्तविकता जाननी है ना तो गुजरात जाकर के देखिए, आप सिर्फ बिजली फ्री कर देंगे और जनता जो है दिल्ली के अंदर नाव पे घूम रही है। दिल्ली के अंदर इतने पानी का जल जमाव हो गया है, आप बिजली, कांग्रेस पार्टी वहां पर मौजूद रहती है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बेहतर कौन बताएगा? कांग्रेस पार्टी बताएगी। क्या वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था या झुग्गी बस्तियों को ढकाया गया था? शिवली साहब, ढका गया था, दीवार खड़ी करके अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार खड़ी की थी वो मोदी जी के मॉडल स्टेट ने। ये सब कैसी बातें करते हैं, बचकाना बातें। दानिश पाल साहब, ऐसी बातें मत कीजिए। आप एक लर्नेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। दूसरा, ये बार बार बातें कर रहे हैं कि गुजरात में विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। इनके विकास की जो है वो हवा निकल चुकी है, लोगों को पता चल चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ गुजरात में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, शिक्षा का, उन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। और आप देखेंगे कि पिछली बार से बहुत थिन मार्जिन से इनकी सरकार बनी थी भाजपा की। इस बार इनको उखाड़ के हम फेंक देंगे और गुजरात को गवर्नेंस देंगे और एक अच्छा गुजरात मॉडल पेश करेंगे। ठीक है इस्माइली साहब, आप लोगों से मैं बहुत छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा, लास्ट कमेंट आप लोगों से, कंक्लूडिंग रिमार्क। इस्माइली साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि जो गुजरात के चुनाव होने हैं, गुजरात के चुनाव में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी हो सकती है आपके यहाँ पर? सीधा सपाट सवाल। ये वक्त नहीं है, अभी चुनाव में समय है। अभी हम लोग ये जो है प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तो तैयार हुआ होगा ना कि इतने % पाटीदार को उतारना है, इतने % यहाँ पर पटेल को उतारना है, इतने % मुसलमानों को उतारना है। नहीं, वैसा आपको बताया, अभी ये वो सब वक्त नहीं है। ये जब सही, अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग बिजी हैं। आपके इसका जवाब जो है हम लोग देंगे इसका। ठीक है, सही वक्त सही मंच पर, सही वक्त पर आप देंगे। मैं लास्ट कमेंट, बस एक बहुत छोटा कमेंट चाहूंगा दानिश इकबाल साहब से। दानिश इकबाल साहब, आपको एश्योरेंस दे पाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हम चलिए, आपने एक लाइन के अंदर पूरी बात कह दी, वक्त मुझे इजाजत नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल से हमसे जुड़ने के लिए, और इसके अलावा इस्माइली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवली मंजूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हम गुजरात के हालात पर चर्चा कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे गुजरात केम छो, लेकिन जवाब जो है वो जनता देगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने सीएम भी चेंज कर दिया है, कैबिनेट भी चेंज कर दी है, क्या जो पुराना गुजरात मॉडल था उसके कंपैरिजन के अंदर नया गुजरात मॉडल है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा? ये वक्त बताएगा। देखते रहिए जी सलाम।